लोग हमें संदेह की नजरों से इसीलिए देखते हैं। अगर किसी को गलतफहमी होगी कि वह जितनी उदंडता कर लेगा या जितनी जोर से इन सदनों में चिल्ला लेगा या जितनी उच्छृंखलता कर लेगा, इसके लिए उसकी तारीफ हो, मुझे लगता है उनकी गलतफहमी है। पब्लिक इसको बहुत अच्छे ढंग से नहीं लेती है। और ये तो हम सबका दायित्व बनता है अपने आचरण से, अपने व्यवहार से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कि जनता उसको फॉलो करे, उसका अनुसरण करे और फिर उस अच्छाई के मार्ग पर जाने के लिए हर एक नागरिक प्रेरित हो। आजादी के पहले जो नेता शब्द सम्मान का प्रतीक था, आजादी के बाद वही धीरे धीरे करके उसमें क्षरण होता गया। आज ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि वही शब्द अपमानजनक प्रतीत होने लग गया? हर व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है। और उस दिन भी जो चीज देखने को मिली, एक तो राज्यपाल जी के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार वहां देखने को मिला, दूसरा एक महिला के प्रति जो व्यवहार था। खैर, नेता विरोधी दल को छोड़ दें तो उनके जो अन्य सहयोगी हैं उनसे बहुत उम्मीद भी नहीं की जाती। उनका बहुत पुराना इतिहास भी रहा है महलाओं का अपमान करना। उत्तर प्रदेश का स्टेट गेस्ट हाउस का कांड कौन नहीं जानता है। और बहुत ही इन लोगों का जो इतिहास रहे हैं उसको देखते हुए हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि कैसे कैसे कृत्य हुए हैं। लेकिन हाउस के अंदर तो कम से कम इन चीजों को बचा करके रखिए। हाउस तो इससे बचे रहना चाहिए, लेकिन संवेद सदन में भी उस प्रकार का एक आचरण और व्यवहार हम सबको देखने को मिला। इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था या विधायिका इससे मजबूत नहीं होती है। और अगर इस प्रकार की गलत परंपराओं को हम सदन का या विधायिका का हिस्सा बनाते हैं तो उससे किसी का भला नहीं होने वाला है, न सत्ता पक्ष का, न विपक्ष का, न जनता का और न ही किसी राजनीतिक दल का। लेकिन अच्छी बात है, स्वभाव की बात है। बहुत सारे लोग अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते हैं। वह हमेशा कुछ न कुछ अब उसे सही रास्ते पे लाने का प्रयास करें, सही तथ्यों को बताने का प्रयास करें, वो समझेंगे नहीं। मैं परसों भी यहां पर सदन में आया था, प्रश्नकाल में मैं आया था और प्रश्नकाल के दौरान यहां पर मैं देख रहा था कि माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ प्रश्न किए जा रहे थे। और ठीक बात है, जिज्ञासा है। माननीय सदस्य जब आएंगे अपनी बात रखेंगे, जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास जनता आती है। जनता जिस रूप में अपनी बात को रखती है वह उसका परीक्षण किए बगैर जब हम अपनी बात को रखने लगते हैं तो लोग फिर हमारी योग्यता पर ही प्रश्न खड़ा करने लगते हैं। और खासतौर पर यहां पर वैश्विक महामारी कोरोना के संदर्भ में भी जो चर्चाएं चली थी। वैश्विक महामारी कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है। महोदय, त्रासदी की स्थिति किस रूप में है
दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गई। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 135 करोड़ की आबादी के देश को न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने 2 स्वदेशी वैक्सीन दिए हैं, और स्वदेशी वैक्सीन देने के साथ ही न केवल अपने नागरिकों को बल्कि अपने मित्र देशों को भी वैक्सीन आपूर्ति की कार्रवाई भारत के द्वारा तेजी के साथ की जा रही है। मैं अभिनंदन करता हूं अपने वैज्ञानिकों का, जिन्होंने भारत की इस उपलब्धि को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। 2 नए वैक्सीन भी आने वाले हैं, यानी पहला देश भारत होगा जो 4-4 वैक्सीन दे रहा है। आखिर देश तो वही है, देश में अंतर नहीं होता है, आखिर यही देश था। लेकिन नेतृत्व बदल जाता है तो कैसे नेतृत्व देश की तकदीर को बदल देता है। और यही बात आज से 5000 वर्ष पहले भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से भी कहा था, जब वो सरसैया पर लेटे हुए थे। तो युधिष्ठिर उनके पास गए कि पितामह कुछ तो बताइए, क्योंकि आपके साथ एक पूरी विरासत समाप्त हो जाएगी। आखिर क्या है? उन्होंने एक बात कही थी, राजा कालस्य कारणम। पूरा श्लोक है, ये शांति पर्व का है। भतौरिया जी नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, अभी पढ़ लेना, पढ़ने की आदत डालिए तो अच्छा रहेगा, पेट की पीड़ा दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा था, कालो वा कारणम राज्यो, राजा वा काल कारणम, इति ते संशयो मा भूत, राजा कालस्य कारणम। यानी क्या परिस्थितियां अपने अनुकूल राजा के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, या कि राजा अपने समय की परिस्थितियों के रूप का निर्माण करता है। हे युधिष्ठिर, इसको लेकर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि राजा ही अपने समय की परिस्थितियों का निर्माण करता है, अपने समय के स्वरूप का निर्धारण करता है, अपने समय का निर्माता होता है। राजा परिस्थितियों का परिणाम नहीं, वह उसका निर्माता होता है। 5000 वर्ष पहले कही गई ये बातें आपने पिछले 6 वर्षों के दौरान देखी होंगी कि कैसे भारत की तकदीर को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। कोरोना से दुनिया पूरी त्रस्त है, अभी भी है। बहुत सारी जगह जिस प्रकार के मामले आ रहे हैं, मेरे पास आंकड़े हैं, मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करूंगा भी। लेकिन इस वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है, कल्पना करिए 2014 के पहले की वही स्थिति होती, क्या होता? दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं करा पाई पिछली सरकार, देश को अपमानित कर दिया। उस समय के खेल मंत्री की क्या दुर्गति हुई और अधिकारियों को जेल अलग से जाना पड़ा। ये लोग कोरोना से लड़ पाते हैं। और इसलिए हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने कोरोना की लड़ाई को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया। और मैं आभारी हूं प्रदेश के चिकित्सकों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, स्वच्छता कर्मियों का, कोरोना वॉरियर्स का,
इसमें बैंक के कर्मी भी हैं, पोस्ट ऑफिसेज की भी हैं, पुलिस के कर्मी भी हैं, प्रशासन के हमारे अधिकारी भी हैं, कर्मी भी हैं, हर एक फील्ड के अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ मेरी टीम के सदस्य, मंत्री परिषद के सदस्य भी हैं और हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण भी हैं, जिन्होंने एक टीम वर्क का परिचय दिया। ठीक है, अलग अलग 6 फील्ड में काम किया, किसी ने राजनीतिक मंच से काम किया होगा, किसी ने अपनी पार्टी के मंच से काम किया होगा, किसी ने अपने स्तर पर काम किया होगा, और विधानमंडल ने भी, विधानमंडल से हमने कहा कि भाई देखिए, हमें मंत्रियों का पहले जो है इनकी सैलरी को 30% कम करना है। हमें स्वीकृति मिली, सहमति मिली। मान्य सदस्यों से कहा गया कि देखिए, महामारी से हम लोग लड़ रहे हैं, हमें विधायक निधि को स्थगित करना है। हमें सहमति मिली और इसका परिणाम था